अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, तो आज हम उसी दूसरे रूप के पास मौजूद हैं। हम इनके पास एक खास टॉपिक पे बातचीत करने आए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड। तो ये हैं डॉक्टर फुरकान निज़ामी। तो चलिए हम इन्हीं से बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर के बारे में। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच आयशा जी, थैंक यू सो मच। जैसे देखा जाए पर ईयर इंडिया में 1 मिलियन से भी अबव केसेस होते हैं ब्रेन ट्यूमर के। तो आज हम डॉक्टर साहब से जानते हैं कि ब्रेन ट्यूमर एक कैंसर, इसको कैंसर से रिलेटेड बीमारी माना जाता है, और ये क्यों होती है, इसके क्या सिम्टम्स हैं। तो इसके बारे में हम आज डॉक्टर साहब से जानेंगे। देखिए जी, ये जो ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर दो तरह के होते हैं। ट्यूमर एज ए डेफिनीशन जो है हम स्वेलिंग को बोलते हैं। तो स्वेलिंग दिमाग में जो ट्यूमर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो जिनको हम बिनाइन बोलते हैं। बिनाइन वो लीजन्स होते हैं कि जो नॉन कैंसरस होते हैं, जो कि कैंसर नहीं होते, और कुछ लीजन्स जो होते हैं वो कैंसरस होते हैं। जो नॉन कैंसरस लीजन्स होते हैं, नॉन कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं, वो उतने ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होते हैं। लेकिन जो कैंसरस लीजन हैं, जो कि हाई ग्रेड ट्यूमर्स हैं, तो उनका जो आउटकम होता है वो ठीक नहीं होता। उनका जो सर्वाइवल है वो ठीक नहीं होता। तो जैसे कि आपने पहले भी बता दिया, 1 मिलियन पेशेंट्स पर ईयर जो हैं ब्रेन ट्यूमर्स के होते हैं इंडिया में। हमारे यहाँ जे.एंड.के में भी ब्रेन ट्यूमर्स के जो इंसिडेंस है वो काफ़ी हाई है। अगर हम जम्मू और श्रीनगर को कंपेयर करें, जम्मू और कश्मीर डिवीज़न को कंपेयर करें, तो जम्मू में कंपैरेटिवली कम है एज़ कंपेयर टू श्रीनगर कश्मीर एज सच। तो रीज़न एग्जैक्टली जो है वो मल्टीपल रीज़न्स होते हैं। एक तो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, देन जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। ये सब एसोसिएटेड फैक्टर्स होते हैं जिसमें जो डिसाइड करता है इंसिडेंस एक पर्टिकुलर रीजन में, या जो जियोग्राफिकल एरिया है उसमें इंसिडेंस ऑफ ट्यूमर क्या हो। तो जो ब्रेन ट्यूमर अगर हम इन टोटो देखें तो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है जिसको हम मेटास्टेसिस बोलते हैं। मेटास्टेसिस वो ट्यूमर्स होते हैं कि बॉडी के किसी भी और ऑर्गन में अगर ट्यूमर हो तो वो दिमाग में स्प्रेड हो जाए। तो ओवरऑल जो मेटास्टैटिक ब्रेन ट्यूमर्स हैं वो बहुत कॉमन है। लेकिन जो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स हैं वो दो तरह के होते हैं। कुछ बिनाइन होते हैं जैसे मैंने आपको कहा, और कुछ जो होते हैं वो मैलिग्नेंट होते हैं। तो जो बिनाइन होते हैं उनको एक बार आप सर्जरी कर लें तो पेशेंट का आउटकम ठीक रहता है, सर्वाइवल ठीक रहता है। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं वो मुझे लगता है डेट इज़ द टॉपिक टू बी डिस्कस्ड। तो इनमें जो कॉमनेस्ट हमारा जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो ग्लायोमा होते हैं। ग्लायोमा होता है जो ब्रेन टिश्यू है वहाँ से अराइज होते हैं, ग्लायल सेल्स से ये ट्यूमर्स अराइज होते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन इनकी लोकेशन कि ब्रेन के किस पार्ट से ये अराइज हो रहा है, चाहे शायद कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें फ्रंटल लोब जो ब्रेन का है वहाँ से इन्वॉल्व होता है, कुछ में टेम्पोरल लोब, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें कि जो आपको साधारण भाषा में जो छोटा हाइंड ब्रेन जिसको बोलते हैं, सेरिबेलम बोलते हैं, उस एरिया में भी अराइज होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन, डिपेंडिंग अपॉन कि वो जो ट्यूमर है वो कितना प्रेशर बिल्डअप किया हुआ है, और डिपेंडिंग अपॉन द साइड राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, तो पेशेंट जो हैं उनकी जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है वो डिफरेंट होती है, वो वेरी करती है एक पेशेंट से दूसरे। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं हमारे मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, हम यूजुअली 100 टू 120 130 पेशेंट्स पर ईयर जो है वो मैनेज करते हैं ब्रेन ट्यूमर के। उसमें कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो बिनाइन होते हैं, और कुछ होते हैं जो मैलिग्नेंट होते हैं। जो मैलिग्नेंट होते हैं, जो कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं, उनका आउटकम जो है वो इतना अच्छा नहीं होता, उनका ओवरऑल सर्वाइवल जो है वो इतना अच्छा सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है। बट जो बिनाइन होता है उनका सर्वाइवल काफ़ी बेटर रहता है। यूजुअली ये जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं इनकी डिफरेंट जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है, वो डिफरेंट सिम्टम लेके आते हैं। कुछ पेशेंट आते हैं जिनमें सिर्फ हेडेक होता है। सर मैं आपसे हेडेक के रिलेटेड यही जानना चाहूँगी कि अगर हमें लगातार सिर में दर्द रहती है तो लोग बोलते हैं कि आपको माइग्रेन है,
तो मैं यही आपसे पूछना चाहूँगी, हमारे व्यूअर्स को आप ये बताएं कि अगर हमें लगातार दर्द रहती है मतलब सिर में, तो उसका माइग्रेन ही है या उसका ट्यूमर से भी रिलेटेड कोई कारण हो सकता है? देखें जी, हेडेक जो है, हेडेक एक तो एक्यूट हेडेक, वो तो सब एक्सपीरियंस करते हैं अपने लाइफ में, और कुछ होती हैं जिनको हम क्रॉनिक हेडेक कैटेगरी में डालते हैं कि पेशेंट को बार बार हेडेक हो रहा है। तो हेडेक तो ऑब्वियसली वेस्कुलर हेडेक जो है बहुत कॉमन कॉज ऑफ क्रॉनिक हेडेक है। बाकी अगर हेडेक आपका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो फिजिशियन ने या एक न्यूरोलॉजिस्ट ने पेशेंट को दिया है उससे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, और हेडेक क्लासिकली अर्ली मॉर्निंग है, जो सुबह उठ के ही पेशेंट को लगता है कि सर में दर्द हो रही है, वो थोड़ा डायरेक्ट करता है कि आपको एक इन्वेस्टिगेशन करवा लेनी चाहिए उसके रिलेटेड। जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है वो है सीटी स्कैन सर का, वो कहीं पे भी पॉसिबल है। वो आजकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सीटी स्कैन पॉसिबल है, इवन हमारे नए मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे सीटी स्कैन पॉसिबल्स हैं। तो वो करवा के रूल आउट कर सकते हैं कि कोई इंट्राक्रेनियल दिमाग के अंदर भी कोई पैथोलॉजी तो नहीं है। अगर वैसा अर्ली डिटेक्ट हो जाता है तो फिर फर्दर उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं एमआरआई करके। तो एमआरआई इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे बहुत से ऐसे सेंटर हैं जहाँ एमआरआई होता है। जब एक बार एमआरआई हो जाता है तो हमें एग्जैक्ट डायग्नोसिस का पता चल जाता है कि ये किस तरह का ट्यूमर है, और उस ट्यूमर के लिए आगे जो प्लान ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या रहेगा। क्या सर्जरी सही रहेगी, क्या रेडियोथेरेपी सही रहेगी, या कीमोथेरेपी। वो डिपेंड करता है कि किस तरह का ट्यूमर है, लोकेशन क्या है, और आगे आउटकम इसका कैसा है। तो सर ये जो जब चलो पेशेंट आता है, अब मान के चलिए उसको पता चलता है कि वो ट्यूमर से ग्रस्त है, कि उसे ट्यूमर है, तो इसको ठीक होने में कितना टाइम लग जाता है, मतलब कितनी देर लगती है इसकी रिकवरी में? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा ना, ट्यूमर जो है ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। जी। इसमें दो तरह के होते हैं, ट्यूमर्स होते हैं। कुछ जो हैं बिनाइन होते हैं। बिनाइन में ऐसा है कि अगर एक बार ऑपरेट हो गया पेशेंट तो वो ठीक सर्वाइव करता है, उसमें कोई आगे जो है सर्वाइवल का रिस्क नहीं तो होता। दोबारा उसे कोई खतरा नहीं नहीं रहेगा? होता बिनाइन में। लेकिन जो मैलिग्नेंट लीजन्स जी। होते हैं, जो कैंसरस होते हैं, उसमें रिकरेंस का रेट जो है काफ़ी ज़्यादा हाई है। हमारे जो मैंने आपको कहा सबसे कॉमनेस्ट ब्रेन ट्यूमर्स जो हैं वो ग्लायोमास हैं। ग्लायोमास में भी दो WHO क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली ग्रेड 1 होता है, ग्रेड 2, 3, 4। यूजुअली जो ग्रेड 1 है उसमें हम रेडियो कीमोथेरेपी नहीं देते हैं। तो बाकी जो क्लासिफिकेशन है, बाकी जो ग्रेड्स हैं, उसमें हम यूजुअली रेडियो और कीमोथेरेपी देते हैं, और आगे जाके उनका सर्वाइवल जो है वो प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। बट जो ग्रेड जो कॉमनेस्ट ग्लायोमा है, जो सबसे सीरियस है, उसको हम GBM बोलते हैं, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी। अगर किसी पेशेंट को अनफॉर्चुनेटली वो हो जाता है तो उसमें सर्वाइवल सबसे कम है, अराउंड 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का सर्वाइवल होता है वैसे पेशेंट्स में। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब पेशेंट को पता चलता है कि वो इस बीमारी से ग्रस्त है, वो उसको छुपाने की कोशिश करता है, मतलब इवन कि कई लोग तो अपने घर वालों से भी डिस्कस नहीं करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को बताएँ कि ये ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज नहीं हो सकता। तो आप थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में बताएँ, थोड़ा-सा इलैबोरेट करके कि उनको क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपको जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में पेशेंट्स आते हैं उनके बारे में बताता हूँ। बहुत से ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो लेट प्रेजेंट करते हैं, जो अर्लियर उन्होंने एक सीटी स्कैन किया होता है, उसमें एक छोटा सा लीजन आ गया होता है। डॉक्टर्स या जो भी पेरिफेरी में फिजिशियंस हैं वो उनको डायरेक्ट करते हैं कि भाई आप जाओ एक न्यूरोसर्जरी या न्यूरोलॉजी ओपिनियन ले लीजिए, या कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेट कर लीजिए, ताकि पता चले कि ये जो लीजन है ये एग्जैक्टली है क्या। क्या ये कैंसरस है, नॉन कैंसरस है, या कुछ और है। तो वो नहीं करते, वो नहीं जाते, वो इन्वेस्टिगेट नहीं करवाते, एमआरआई नहीं करवाते। बाय द टाइम उनका लीजन जो है 2, 3, 4 टाइम्स बढ़ जाता है, और उनके जो दिमाग में प्रेशर है जिसको आईसीपी बोलते हैं वो रेज़ हो जाता है। तो जब रेज़ हो जाता है तो उनका सर दर्द भी बढ़ जाता है, उनके हेमिपेरेसिस जैसे हम कहते हैं जो डेफिसिट कमज़ोरी आना वो हो जाता है। और कुछ पेशेंट जो हैं वो सीज़र, मतलब जिनको कन्वल्शंस बोलते हैं, दौरा पड़ना है, वो दौरे की सूरत में फिर हमारे पास आते हैं, और फिर हम डिटेक्ट जब करते हैं, उनका हिस्ट्री लेते हैं, तो पता चलता है कि पहले से ही सीटी में एक लीजन था जो कि अब बढ़ गया हुआ है। तो सर इसका ज़ाहिर-सी बात है हमारी मेमोरी पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। हाँ, वो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि ये डिपेंड करता है कि आपका जो ट्यूमर है वो किस लोकेशन में है।
कुछ ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आपका जो है मेमोरी इफ़ेक्ट होगी, कुछ ऐसी लोकेशंस है जिसमें एक साइड जो है पैरालाइज हो जाएगी, कुछ ऐसे लोकेशन है जिसमें आँखों की रोशनी कम हो जाएगी। तो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द लीजन एंड ट्यूमर, तो पेशेंट जो है डिफरेंट मैनिफेस्टेशन करके आपके पास आता है। तो सर, जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो इससे कैसे बच सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, जैसा आपने खुद कहा कि जो हेडेक है, हेडेक को आप लाइटली ना लें। जी। बेटर यही है, अगर क्रॉनिक हेडेक है तो आप एक फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन के पास जाके चेक करवा लीजिए। और अगर आपको ये इवन आफ्टर मेडिकेशन जो ट्रीटमेंट आपके फिजिशियन आपको देते हैं या न्यूरोलॉजिस्ट आपको देते हैं, उसके बाद भी, ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आपका हेडेक सेटल नहीं होता है और आपकी प्रॉब्लम जो है वो डे बाय डे बढ़ती है, तो फिर आपको एक सीटी स्कैन कराना बहुत ज़रूरी है। तो सीटी स्कैन करवाने से बहुत सी चीज़ें जो हैं सामने आ जाती हैं, मोटी मोटी चीज़ें सामने आ जाती हैं, और अगर उसमें कुछ आ जाता है इनिशियल सीटी स्कैन में, तो फिर हम लोग उनको एडवाइस करते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि एमआरआई करवा लीजिए। एमआरआई करवा के पूरा प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाता है। एक बार डायग्नोसिस बन गया, फिर वैसे पेशेंट्स को हम डिपेंडिंग अपॉन की लोकेशन और सिवियरिटी सर्जरी के लिए प्लान करते हैं, और आफ्टर सर्जरी ऐसे पेशेंट्स में रेडियो और कीमोथेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है। जी सर, जैसे कि कोरोना वायरस चल रहा है, आप कोरोना वायरस को लेके क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को और अपनी तरफ से और अपने पूरे स्टाफ की तरफ से? जी, सबसे पहले तो 3-4 हफ्ते से, जैसे हम सबको पता है कोरोना एपिडेमिक है, तो इसमें जो हमारी इलेक्टिव ओटीज़ वगैरह हैं, अभी हम वो काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो पेशेंट ब्रेन ट्यूमर्स, स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स, जो बाकी इमरजेंसीज़ हैं, वो थोड़ा-सा अफ़ेक्ट हो रही हैं। बट एनी हाउ हम मैनेज कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट और जो प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, उन्होंने सपोर्ट किया और उन्हें का इनिशिएटिव लेके वो कह रहे हैं कि आप स्टार्ट करो, जो सेमी इमरजेंसीज़ हैं वो अब मे बी आने वाले टाइम में हम स्टार्ट कर लेंगे। और ऐसे पेशेंट जिनको इमीडिएट सर्जिकल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है, तो वो हम यहाँ पे ऑपरेट करेंगे, और होपफुली एक बार सर्जरी हो जाती है, बाकी का जो ट्रीटमेंट होता है जैसे कि रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, वो हमारे पास डिपार्टमेंट है, एस्टेब्लिश डिपार्टमेंट है, सालों साल से काम कर रहा है। और मिल के ये जो ब्रेन ट्यूमर पेशेंट्स होते हैं, इनका जो मैनेजमेंट होता है, ये टीम वर्क है। इसमें न्यूरोसर्जन का रोल है, एनेस्थेटिस्ट का रोल है, इसमें पैथोलॉजिस्ट का रोल है, इसमें पोस्ट ऑप जो है रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट का है, और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का है। तो ये एज ए टीम वर्क है, और हम सब जो है फोकस्ड हैं, तो हम काम कर रहे हैं, और होपफुली फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कोरोना एपिडेमिक जो है जल्दी से ख़त्म हो जाए, और हम जो है ऐसे पेशेंट्स को मैक्सिमम बेनिफिट दे पाएँ। शुक्रिया। थैंक यू। ये थे हमारे साथ न्यूरो सर्जन डॉक्टर फुरकान निज़ामी जी। जैसा इन्होंने बताया ब्रेन ट्यूमर के बारे में, आपने सुनी इनकी और हमारी बातचीत। ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है और आपको छुपाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप इसका टेस्ट करवाएं, आपको ये फर्दर स्टेजेस में ही, सबसे पहले स्टेप में ही अगर आपको पता चल जाता है, तो आप इसका इलाज करवाइए। ऐसी बीमारी नहीं है कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो और भी अपडेट्स के लिए जुड़ी रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।